हेलो एवरीवन, आरएम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज जो हम क्लास आप देख सकते हैं लेने वाले हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी। हेडिंग क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं फॉर्मेट के रूप में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसमें एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं शुरू में कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप लास्ट में उसी के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो देख लो, वो है डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का लोकेशन, इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का शेप इसी में आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, लोकेशन, पॉपुलेशन, शेप ऑफ इंडिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में आगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये पढ़ने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है इंडिया के जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स हो गए, चाहे वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स हो गए, चाहे वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स हो गए, चाहे वो सदर्न मोस्ट पॉइंट्स हो गए, ये यहां पे और यहां पे। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा वो रहेगा बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। वो रहेगा बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जितने भी लैंड बाउंड्री हो गए, जितने भी वाटर बाउंड्री हो गए, जितने भी ओवरऑल जो बाउंड्रीज है इंडिया के विद रेस्पेक्ट टू द नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो जो अपना आखिरी टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, दूसरा लोकेशन, पॉपुलेशन, शेप ऑफ इंडिया, तीसरा रहेगा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, चौथा रहेगा डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंडिया, और पांचवा देखेंगे इसी में बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इन 5 टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक करके बात करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एक काम करता हूं, फर्स्ट टॉपिक से आज की जो क्लास उसकी शुरुआत करता हूं। डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। पहला टॉपिक क्या है? डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग जो नेम्स हैं, अलग अलग जो नाम हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया को किस किस नाम से जाना जाता है वो देख लीजिए। इंडिया को सबसे पहले हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। इंडिया को और किस किस नाम से जाना जाता है? इंडिया को हम भारत के नाम से जानते हैं। इंडिया को इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर ही बात करेंगे। इंडिया को आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ में इंडिया को जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। आपको डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया तो याद करना ही है, पर साथ ही साथ डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया के साथ आपको इसका हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल जो रेलेवेंस है वो भी देखना पड़ेगा, वो भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके इन 5 जो डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया है उसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या फिर ये नाम उनको कहां से मिला, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है वो मेनली पर्शियंस, आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तान जो है मेनली पर्शियंस लोग इंडिया का जो नाम है वो हिंदुस्तान रखे हैं। कैसे रखे हैं? तो पर्शियंस क्या करते थे? एस को एच बोलते थे, स को ह बोलते थे। ठीक है, चूंकि पर्शियंस एस को एच बोलते थे, इसी के कारण वो
सिंधु को हिंदू बोलने लग गए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो पर्शियंस हैं वो एस को एच बोलते थे, एस को एच बोलते थे। एस को एच बोलने के कारण सिंधु को हिंदू बोलने लगे, सिंधु को हिंदू बोलने लगे। और इस हिंदू से इंडिया का जो नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, इस हिंदू से इंडिया का जो नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा। इस हिंदू से इंडिया का जो नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मेनली आपको याद करना है पर्शियंस। ठीक है, पर्शियंस जो एस को एच बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलने लगे और हिंदू से हिंदुस्तान आ गया। ठीक है, सिंधु क्या है? ठीक है, सिंधु क्या है? तो सिंधु रिवर है। सिंधु क्या है? रिवर है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये वाला जो एरिया है यहां पे बहती है। ठीक है, सिंधु को इंग्लिश वाले देख लेंगे, इंदस रिवर लिखा आता है, इंदस रिवर लिखा आता है। ठीक है, इस तरीके से हिंदुस्तान के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या फिर उसका जो रेलेवेंस है उसको आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान के बाद अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले नाम पे आते हैं, मतलब जो कि है भारत। ठीक है, देखो सबसे पहले भारत के जो एक एस्पेक्ट है, ठीक है, वो देख लो, और वो आता है महाभारत पीरियड। वो आता है महाभारत पीरियड। वो आता है महाभारत पीरियड। महाभारत काल में, महाभारत पीरियड में शकुंतला और दुष्यंत, आपने दुष्यंत और शकुंतला का नाम सुना होगा। उनके बेटे का नाम, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? भरत था। ठीक है, महाभारत पीरियड में शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था, और ऑन द बेसिस ऑफ भरत इंडिया का नाम क्या पड़ गया? भारत। ये हो गया पहला हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ भारत विथ रेस्पेक्ट टू महाभारत पीरियड। ठीक है, पहला समझ में आ गया हो। अब दूसरा भी देख लो। दूसरा चलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। दूसरा चलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप चीजों को समझेंगे। समझने के बाद जो मैं शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं, बेसिकली मैं माइंड मैप बनवा रहा हूं जो कि सिनॉप्सिस के फॉर्म में है। इसको इस तरीके से अगर आप नोट कर जाएंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगा और रिकॉल करने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में आते हैं वापस से। ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में एक डायनेस्टी हुआ करता था, कुरु डायनेस्टी। एक डायनेस्टी हुआ करता था, कुरु डायनेस्टी। कुरु डायनेस्टी के राजा, ठीक है, कुरु डायनेस्टी के जो राजा है उनका नाम क्या था? भरत। कुरु डायनेस्टी के राजा का नाम क्या है? भरत। कुरु डायनेस्टी के राजा का नाम क्या है? भरत। ठीक है, इस तरीके से दो एस्पेक्ट इसमें देखने को आपको मिलेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में। एक आता है महाभारत पीरियड, दूसरा आता है ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, महाभारत पीरियड में आप क्या देख रहे हैं कि शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का नाम क्या है? भरत है। ऑन द बेसिस ऑफ भरत इंडिया का नाम जो है वो भारत पड़ा। ठीक है, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है ऋग्वैदिक पीरियड का, जिसमें ऋग्वैदिक पीरियड में जो डायनेस्टी है, कौन सी डायनेस्टी है? कुरु डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी? कुरु डायनेस्टी है। उसके जो राजा है भरत, ऑन द बेसिस ऑफ भरत इंडिया का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ गया। ठीक है, तो हम लोग हिंदुस्तान देख लिए, भारत देख लिए, अब इंडिया पे आएंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो आपको याद करना है ग्रीक। आपको याद करना है ग्रीक। तो जो ग्रीक लोग थे, जो ग्रीक थे अपने ग्रीक लिटरेचर में, ठीक है, ग्रीक लोग अपने ग्रीक लिटरेचर में क्या मेंशन है? लैंड ऑफ इंडोई। ठीक है, लैंड ऑफ इंडोई। ग्रीक लिटरेचर में मेंशन है लैंड ऑफ इंडोई, और इस इंडोई से इंडिया का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। ठीक है, इंडोई से इंडिया का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। और ये इंडोई कहां से आया है? तो ये सेम मैं पहले ही बता चुका हूं, इंदस रिवर, सिंधु नदी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जो नाम इंडिया है वो ग्रीक लिटरेचर में मेंशन है। ग्रीक लिटरेचर में क्या मेंशन है? लैंड ऑफ इंडोई। ऑन द बेसिस ऑफ लैंड ऑफ इंडोई इंडिया का जो नाम है वो इंडिया पड़ा है।
ऑन द बेसिस ऑफ इंडस रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ इंडस रिवर इंडिया का जो नाम है वो क्या है, इंडिया पड़ा है। ठीक है, जो भारत का नाम है वो इंडिया है, इंडिया रखा गया है। ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूं। अगला जो नाम है इंडिया का वो है आर्यव्रत, वो है आर्यव्रत। वापस से चलेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में, वापस से चलेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में वापस से चलते हैं। अब देखो ऋग्वेदिक पीरियड में किनका आगमन हुआ था, ऋग्वेदिक पीरियड में किनका आगमन हुआ था, किनका इन्वेजन हुआ था, वो थे आर्यंस। आप हिस्ट्री में इसको बेटर तरीके से डील करेंगे या जब हिस्ट्री क्लास होगी तो उसमें आपको और बेहतर समझ में आएगा, पर अभी के लिए इन्वेजन ऑफ आर्यंस, किनका आक्रमण हुआ था, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और इसीलिए इंडिया को बोला जाता है लैंड ऑफ आर्याज। इंडिया को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ आर्याज। ठीक है, तो आर्यव्रत जो इंडिया का नाम है वो ऋग्वेदिक पीरियड में लैंड ऑफ आर्याज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। ठीक है, इंडिया का नाम आर्यव्रत पड़ा, इंडिया का जो नाम है वो आर्यव्रत पड़ा। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आई होप। लास्ट जम्बूद्वीप, लास्ट जम्बूद्वीप ऋग्वेदिक के जस्ट बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड। आप सभी को पता होगा ऋग्वेदिक के जस्ट बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड आता है, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ जम्बू ट्रीज, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ जम्बू ट्रीज इन पेनिनसुलर रीजन। ये कौन सा रीजन है, ये है पेनिनसुलर रीजन। ये कौन सा रीजन है, ये है पेनिनसुलर रीजन। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ जम्बू ट्रीज इन द पेनिनसुलर रीजन, इंडिया का नाम जम्बू द्वीप पड़ा इन द लेटर वैदिक पीरियड। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं मेंशन कर दे रहा हूं, अबंडेंस मतलब कि बहुतायात, किसका, जम्बू ट्रीज का, कहां पे, तो पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर इंडिया। इस तरीके से जो अपना पहला टॉपिक है डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, वो काफी क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यव्रत, जम्बू द्वीप, इन सब के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। और आप लोकेशन, पॉपुलेशन, शेप, ठीक है, वो है लोकेशन, पॉपुलेशन, शेप। ठीक है, लोकेशन, पॉपुलेशन, शेप। या फिर एक काम करते हैं, एरिया और पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन को साथ में पढ़ लेते हैं, और एक तरफ इंडिया, एरिया और पॉपुलेशन को साथ में पढ़ लेते हैं, और एक तरफ इंडिया का शेप और लोकेशन देख लेंगे, जो छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का एरिया कितना है। तो याद रखो इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया वाइज इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एरिया वाइज इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। जिनको सीक्वेंस पता नहीं होगा वो एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, आर सी ए सी बी ए आई, जहां पे आर हो गया रशिया, सी हो गया कनाडा, ए हो गया अमेरिका, सी हो गया चाइना, बी हो गया ब्राजील, ए हो गया ऑस्ट्रेलिया, और आई हो गया अपना इंडिया। ठीक है, इस तरीके से इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इसका सीक्वेंस जो है वो एक ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इंडिया का एरिया वर्ल्ड का कितना परसेंट है, तो इंडिया का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का याद रखेंगे 2.42% है। इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.42% है, ये याद रखेंगे, ये आता है। ठीक है, इंडिया का एरिया हो गया, एरिया वाइज अपन 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और परसेंटेज वाइज 2.42% है। वैसे ही पॉपुलेशन में आ जाते हैं, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1 बिलियन 21 मिलियन
1,93,422। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, याद रखो, एज पर 2011 सेंसस, कितना है? 1,21,1,93,422। पॉपुलेशन वाइज याद रखो, पॉपुलेशन वाइज इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना, एज पर 2011 सेंसस। रिसेंटली अगर मैं डेटा की बात करूं तो हम लोग ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो चाइना को ऑलरेडी सरपास कर चुका है, पर हम 2011 सेंसस के हिसाब से अगर चले तो सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है, आफ्टर चाइना। परसेंटेज देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का। जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो है 17.5%, ठीक है। तो तीन जो बिंदु हैं उसको आप नोट कर लो, उसको आप याद कर लो। इंडिया का शेप कैसा है? एक बार इंडिया को देखो, इंडिया का शेप कैसा है? अगर मैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स मान के चलो, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल सदर्न मोस्ट पॉइंट एंड फॉर एग्जांपल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इसको अगर मैं मैच करूं, ठीक है, इसको अगर मैं मैच करूं तो काइंड ऑफ कैसा शेप दे रहा है? देखो काइट शेप, ठीक, कैसा है? ये कैसा है? काइट शेप, ठीक है, कैसा है? काइट शेप है ना। तो शेप में लिखो काइट शेप, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंगुलर। आप लोग को याद रखना है इंडिया का शेप कैसा है? क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। समझने के लिए काइट शेप, इंडिया का शेप कैसा है? क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। अब इंडिया का लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया का जो लोकेशन है वो है साउथ एशिया, ठीक है। इंडिया का लोकेशन कैसा है? साउथ एशिया, ठीक है। एशिया में अगर देखें तो इंडिया का, मतलब वर्ल्ड में देखें तो इंडिया का जो लोकेशन है वो जो एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया है। दूसरा, अगर लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वाइज, अच्छा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? अगला जो टॉपिक है उसमें बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइज जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लो कि इंडिया का लोकेशन जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। चलो समझाने के लिए ये देख लो, ये हो गया ग्लोब, ये सेंटर से गुजरा है इक्वेटर, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये क्या है? ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप लोगों को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के सेंटर से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और जैसा कि मैं बताया कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न, इंडिया का जो लोकेशन है वो कहां है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप देख सकते हैं इंडिया का लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और साउथ एशिया, जिन्होंने पेपर 7, ठीक है, पार्ट 2 पढ़ा हो, इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ शार्क। शार्क क्या है? शार्क एक संगठन है, ठीक है, 8 कंट्रीज का। शार्क एक संगठन है 8 कंट्रीज का, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। शार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंडिया इज द पार्ट ऑफ शार्क, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन है वो आपको क्लियरली अब समझ में आ गया होगा। पहला साउथ एशिया और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरीके से अपना जो दूसरा टॉपिक है आफ्टर डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया वो है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो है एरिया, पॉपुलेशन एंड लोकेशन अलोंग विद शेप ऑफ इंडिया, जिसको कवर कर चुके हैं। और ये सेगमेंट कवर करने के बाद अपन अगले सेगमेंट पे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, विच इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जो कि है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ने से पूर्व होता क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वो समझ लेते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक कॉलम बनाओ जिसमें एक साइड लिखोगे लैटिट्यूड, ठीक है, एक साइड लिखोगे क्या? लैटिट्यूड। दूसरी साइड क्या लिखोगे? लॉन्गिट्यूड। एक साइड लैटिट्यूड, दूसरे साइड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पहले देख लेते हैं ये होता क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है।
देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, साथ में याद रखो ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। कैसा है? इमेजिनरी लाइंस है। कैसा है? इमेजिनरी लाइंस है, ठीक, कैसा? इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। पर इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका यूटिलिटी क्या है, इसका यूज क्या है, ये समझना पड़ेगा। इमेजिनरी लाइंस तो है, समझ में आ गया। तो जैसे लैटिट्यूड जो है, ठीक है, जैसे लैटिट्यूड जो है, जैसे लैटिट्यूड जो है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरे ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आपने ऐसे ऐसे करके देखा होगा, अपने ऐसे इस फॉर्म में देखा होगा। ये बेसिकली क्या है? लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है? लोकेशन बताता है, ठीक है, टेम्परेचर बताता है, क्लाइमेट बताता है, ठीक है। बेसिकली ये टेम्परेचर, क्लाइमेट, लोकेशन, इसको बताने के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या है? तो इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। ये किसके लिए है? लैटिट्यूड के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है? लैटिट्यूड के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है? लैटिट्यूड के लिए है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का देख लो, लॉन्गिट्यूड को इस तरफ लिख दे रहा हूं। लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है आपने देखा होगा वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका यूटिलिटी, इसका यूज क्या है? तो टाइम, टाइम बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस लिए इसका मेन यूज किया जाता है? मेनली किस लिए इसका यूज किया जाता है? तो टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है, टाइम बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं तब आपको और भी बेहतरीन और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसको डिटेल में देखते हैं और भी बेटर तरीके से समझने के लिए डिटेल में देखते हैं। देखो, अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है मैं पहले ही समझा दिया। इसमें अब सबसे पहले देखना है, इसमें एक्सटेंट देख लेना है, एक्सटेंट देखना है। दूसरा क्या है? सबसे पहले एक्सटेंट देखने के बाद दूसरा है कि इसमें जो लेंथ होती है, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा। पहले फॉर्मेट देख लो कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें एक्सटेंट देखेंगे सबसे पहले, फिर लेंथ देखेंगे। एक्सटेंट, लेंथ देखने के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां पे आईएसटी लाइन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी लाइन, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में रिमार्क, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, उसको भी साथ ही साथ देखेंगे, ठीक है। एक्सटेंट, अब एक्सटेंट क्या होता है मैप के थ्रू भी समझेंगे, और इन जनरल जो याद करने के लिए है वो आपको तो याद करना पड़ेगा, वो देख लो सबसे पहले। 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखो कितना है, 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसको याद करना है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। मैप में भी देखेंगे इसको। मैप में जब देखेंगे तो अपना जो थर्ड सेगमेंट है जो कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट्स वाला है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो जो याद करने वाला चीज है वो मैं करा देता हूं। एक्सटेंट समझ में आ गया हो तो इसका लेंथ, चलो सबसे पहले मैप में देख लो। ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, एग्जांपल के लिए फॉर इंस्टेंस ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स, ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स और ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट्स। ये सदर्न पॉइंट याद रखो क्योंकि सदर्न मोस्ट जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब समझ में आ गया? ये जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और व्यापम सीजीपीएससी का फेमस प्री का क्वेश्चन कि वो लाई कहां करता है, ठीक है, कहां लाई करता है? तो याद रखो अरुणाचल प्रदेश। कहां लाई करता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है ये? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां है? ये रहा। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। कहां लाई करता है? एक प्लेस है गुहार मोटा या गुहार मोती बोल लो, ठीक है, गुहार मोती, गुहार मोती। आप घटना चक्र के देखना आपको मिल जाएगा। गुहार मोती करके एक जगह है जो कि है गुजरात में, जो कि है गुजरात में। गुजरात में कहां पे है? रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ गुजरात, रण ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां है? पहले तो उसका नाम याद कर लो। उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, जो कि है बेसिकली लद्दाख में, जो कि है बेसिकली कहां? लद्दाख में। इसका एक्सटेंट भी लिख देता हूं, कितना है?
इसका एक्सटेंड है 37 डिग्री 6 मिनट, इसका एक्सटेंड कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। और सदर्न पॉइंट देख लो, सदर्न पॉइंट कितना है 8 डिग्री 6 मिनट, ठीक है 8 डिग्री 6 मिनट, ठीक है नॉर्दर्न लैटिट्यूड 8 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और याद रखो ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु, कहां है कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। इतना अब ये समझ में आ गया होगा, एक्सटेंड सबको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इसके और नीचे, आपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम सुना होगा, उसमें ग्रेट निकोबार जो कि है क्या है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट। और इसका एक्सटेंड याद रखना 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, बहुत अच्छे। चलो इस तरीके से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड देख लिए आप, देखिए आपने एक्सटेंड क्लियरली मैंने लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया, इसको याद कर लो, ठीक है। अब थोड़ा इसके जो लेंथ है, अब मैंने ये मैप क्यों बनाया है, देखो इसमें ये 4 चीज समझ में आ गया। अब देखो लेंथ, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट लेके जो सदर्न पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट लेके जो वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट्स है उनका लेंथ कितना है, तो ये देखो ये है 3214 किलोमीटर और ये कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है। कितना लेंथ याद करो 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ठीक है। तीसरा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट से होकर गुजरती है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है। एक आईएसटी लाइन है, आपने आईएसटी लाइन, आईएसटी जो है, आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये जो आईएसटी लाइन है वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट है वो याद कर लो, हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अपना छत्तीसगढ़, ठीक है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। जो आईएसटी लाइन है वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को पहले कर लो ताकि सीक्वेंस में याद रहे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आईएसटी लाइन जो है 5 स्टेट से होकर गुजरती है, इसको आप इस तरीके से याद कर लेंगे। जो मेन पॉइंट्स है एक्सटेंट, लेंथ और इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी लाइन जो है, मैं आईएसटी लाइन को और क्लियरली बताऊंगा रिमार्क वाले सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लेंगे। चलो तो रिमार्क वाले लाइन में सबसे पहले तो आप ये करो कि सबसे पहले ये याद रखो कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, ठीक है एक बार वो देख लेते हैं, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो देख लेते हैं, ठीक इंडिया का क्लाइमेट देख लेते हैं। आपको पता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे मतलब इक्वेटर के ऊपर इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो है ट्रॉपिकल, वो कैसा है ट्रॉपिकल, वो कैसा है ट्रॉपिकल, वो कैसा है ट्रॉपिकल, वो कैसा है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो है ट्रॉपिकल, वो है ट्रॉपिकल। और वही अगर देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है, वो याद रखो वो है सब ट्रॉपिकल, वो क्या है, वो है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। और इन जनरल मैं बता देता हूं, ड्यू टू द इक्वेटर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटिवली हॉटर देन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इक्वेटर के नजदीक है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए वो ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है वो याद रखो एक पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से आप चलते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ, क्योंकि आपको आईएसटी लाइन भी समझाना है। देखो जो आईएसटी लाइन है, ठीक है, सबसे पहले वो कहां से पास होती है, तो वो याद रखो वो पास होती है नैनी, किस जिला में है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ये हो गया पहला चीज जो आपको याद रखना है, आईएसटी लाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो कि इंडिया का टाइम लाइन है, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका कितना डिग्री पे है, ये 82 डिग्री 30 मिनट, कितने डिग्री पे है 82 डिग्री 30 मिनट। जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट पे है, वैसे ही जो आईएसटी लाइन है वो 82 डिग्री 30 मिनट पे है, ठीक है 82 डिग्री 30 मिनट पे है। वर्ल्ड जो टाइम लाइन चलाती है उसका नाम है जीएमटी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है, इसको समझना। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि जो अपना अर्थ है, ठीक है, वो 360 डिग्री रोटेट करती है, आपको पता है 24 आवर्स में,
जो अपना अर्थ है, जो अपना ग्लोब है, जो अपना पृथ्वी है, वो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। 24 घंटे का मतलब होता है कि 1440 मिनट, 1440 मिनट। इससे इसको मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि हमें यह पता चले कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1440 अपॉन 360, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट में कितना होगा, कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इंटू 4, 330 आएगा। अगर 330 क्या है, मिनट, 330 क्या है, मिनट, 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट, ठीक है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट, 5 आवर्स एंड 30 मिनट। 5 आवर्स एंड 30 मिनट क्या है, तो वी आर 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज जीएमटी। मतलब जीएमटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, उससे हम 5 घंटा 30 मिनट जो है अपना जो समय है वो आगे चल रहा है, ठीक है। क्या है, अहेड, याद करो क्या है, वी आर अहेड ऑफ जीएमटी, कितना, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। इसलिए अब आपको ये वाला जो है, ठीक है, ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो उस बेसिस पे अब आप मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जो आता है वो बताओगे कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में कितने का टाइम डिफरेंस है, ठीक है, कितने आवर्स का टाइम डिफरेंस है, कितने मिनट्स का टाइम डिफरेंस है, ठीक है, वो समझेंगे। देखो जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 68 डिग्री, वो है 68 डिग्री, वो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो देखोगे कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और मैंने पहले ही बताया है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, मतलब 30 डिग्री में होता है टोटल 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है कि कितना, वी आर 2 आवर्स, वी आर लाइक द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स कितना है, 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। इसका मतलब ये होता है कि जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से 2 घंटा जल्दी होगा, ठीक है, 2 घंटा जल्दी होगा, ठीक है। तो ये आता है, इसको आप याद रखना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का टाइम डिफरेंस, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते जाओ, बस देखते चले जाओ। अब कुछ कुछ मतलब ऐसा जनरलाइज्ड आपको बुलेट पॉइंट्स के तौर में मैं दिखा दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो आईएसटी लाइन को मिलिट्री और एविएशन वाले इको स्टार के नाम से जानते हैं, इको स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक एक लाइन का है वो आप याद कर लेना। आईएसटी लाइन को मिलिट्री और एविएशन वाले इको स्टार के नाम से जानते हैं। फिर देखो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक चाय बगान, ठीक है, चाय बगान स्टैंडर्ड टाइम का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। चाय बगान स्टैंडर्ड टाइम का डिमांड कर रहे हैं वेस्ट बंगाल और असम के लोग, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मेनली वेस्ट बंगाल असम के लोग, जो कि 1 आवर अहेड ऑफ जीएमटी है, जो कि 1 आवर अहेड ऑफ आईएसटी है, जो कि 1 आवर अहेड ऑफ आईएसटी है, ठीक है। चांद बखर स्टैंडर्ड टाइम कौन डिमांड करता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, जो कभी आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। इंडिया में डीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, डे लाइट, डीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, डीएसटी का फुल फॉर्म है डे लाइट सेविंग टाइम। डीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, डे लाइट सेविंग टाइम। इंडिया में डीएसटी बोले तो डे लाइट सेविंग टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। डे लाइट सेविंग टाइम बेसिकली समर सीजन में क्या होता है कि हमें दिन जो है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है, जो डे है वो ज्यादा मिलता है। तो एग्जांपल के लिए मान के चलो कि समर सीजन में जो अपना दिन है वो 1 घंटा जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, और इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है फॉर द एक्स्ट्रा वर्क, तो वो है डीएसटी, डे लाइट सेविंग टाइम। पर इंडिया में इसका कुछ नहीं है, इंडिया में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया देख लिया, हमने देखा इंडिया का एरिया, पॉपुलेशन, लोकेशन, शेप, ठीक है। हमने देखा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हमने देखा ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट्स, और लास्ट टॉपिक जो है इंडिया का वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अपना जो 5वां टॉपिक है आज का वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। चलो बाउंड्रीज ऑफ इंडिया को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक होता है लैंड बाउंड्री, एक होता है लैंड बाउंड्री
और दूसरा होता है वाटर बाउंड्री, दूसरा होता है वाटर बाउंड्री। ठीक है, इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है, इंडिया का वाटर बाउंड्री कितना है। ठीक है, ये देखो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया का वाटर बाउंड्री कितना है, इंडिया का वाटर बाउंड्री है 7,100 किलोमीटर। ठीक, इंडिया का वाटर बाउंड्री है 7,100 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप का अगर बाउंड्री मिला दिया जाए जो कि करीब 1416.6 किलोमीटर का है, तो टोटल 7516.6 किलोमीटर आएगा, जो कि वाटर बाउंड्री है बेसिकली। ठीक है, और या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो वाटर बाउंड्री वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर दोनों कंबाइन करके जो टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया है वो भी पूछा जा सकता है, जो कि करीब 22,000, जो कि करीब कितना 22,716.6 किलोमीटर के आसपास का आएगा। ठीक है, तो आपको लैंड बाउंड्री इंडिया का याद करना है। लैंड बाउंड्रीज बेसिकली जो भी बाउंड्री है जो कि एसोसिएटेड है विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, वो है लैंड बाउंड्री। वाटर बाउंड्री जो कि ये वाला हो गया, देख लो ये वाला हो गया। ठीक है, जो कि है 1416.6, जिसमें ये जो 7516 है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप का मिलाकर है, वो लक्षद्वीप का मिलाकर है। ठीक है, ये समझ में आ गया हो आपको। अब लास्ट आज का जो टॉपिक है, मतलब इसी में नेबरिंग कंट्रीज का, उसके लिए एक कॉलम बनवा दे रहा हूं जिसको आप लोग याद कर लेना, और फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, चलो आई होप आप साथ ही साथ नोट करते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको जो फैक्चुअल चीजें जो है वो आपको याद रहे। मेनली आपको फैक्ट्स ही याद रखने इसमें। ठीक, चलो सबसे पहले आता है जो कंट्रीज है नेबरिंग कंट्रीज, वो एक लाइन में हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके लेंथ क्या है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एसोसिएटेड स्टेट्स। ठीक है, कि इंडिया के कौन से स्टेट्स है, कौन से बाउंड्रीज है उससे टच हो रही है। और सबसे लास्ट में आपको याद करना है इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री के कुछ नाम है, जैसे आपने डूरन लाइन सुना हो, जैसे आपने मैकमोहन लाइन सुना हो, जैसे आपने रेडक्लिफ लाइन सुना हो, वो देख लो। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉलम बना लो आप, उसमें एक तरफ कंट्रीज लिख लो, दूसरी साइड लेंथ लिख लो, उसके बाद एसोसिएटेड स्टेट्स और लास्ट में इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, चलो देखो कंट्रीज का सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रीज का सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मतलब बाउंड्री वाइज मैं लिखवा दे रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है, इस सीक्वेंस को याद करना है। ठीक है, लेंथ वाइज सीक्वेंस है ये। ठीक है, चलो बांग्लादेश सबसे पहले, फिर चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लेना, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब देखो ये सीक्वेंस क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश का देखना बाउंड्री लेंथ कितना है 4096.6 किलोमीटर। चाइना का कितना है, चाइना कितना है 3488 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, भूटान का कितना है 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान का कितना है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज लेंथ वाइज आपको याद करना पड़ेगा, जो कि करीब करीब 15,106.6 आता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना 15,106.6। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है वो आप याद कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं एसोसिएटेड स्टेट्स। अब देखते हैं एसोसिएटेड स्टेट्स, मैं लिखवा दे रहा हूं, आप बस उसको याद कर लेना। और हाँ, इसको मैथ में देखते देखते पढ़ना, ताकि वो आपके माइंड में कॉन्क्रीट हो जाए। ठीक है, देखो बांग्लादेश जो है, इसमें याद रखो अरुणाचल, इसमें आप याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, टोटल 5 है। ठीक है, उसको याद रखना। चाइना के लिए याद रखना, चाइना के लिए क्या याद रखोगे, तो लद्दाख याद रखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। टोटल हो गया 5, टोटल हो गया 5। पाकिस्तान के लिए याद रखना गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये भी हो गया 5। ठीक है, नेपाल के लिए याद रखना उत्तराखंड, नेपाल के लिए याद रखना क्या उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, म्यांमार के लिए देख लो, म्यांमार के लिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, वो 4 याद रखना। ठीक है, भूटान के लिए याद रखना
अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम, टोटल 4 याद रखना। ठीक है। अफगानिस्तान के लिए केवल एक, जो कि है लद्दाख, जो कि है गिलगिट। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला मामला है ये, गिलगिट बाल्टिस्तान, जगह याद रखो, गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, इस तरीके से जो एसोसिएटेड स्टेट्स है वो आप देख सकते हैं, और वो आप नोट भी कर लेना और वो आप याद भी कर लेना मैप के थ्रू। ठीक है, मैप के थ्रू तो इजीली याद हो जाएगा आपको। अब देखो, बांग्लादेश जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री उसका कौन सा है? रेड क्लिफ। कौन सा है? रेड क्लिफ, जो कि सेम पाकिस्तान के लिए भी रहेगा, रेड क्लिफ। ठीक है, चाइना के लिए मैक मोहन याद रखो, चाइना के लिए मैक मोहन याद रखो। नेपाल का याद रखने की जरूरत नहीं, म्यांमार का मैं बताऊंगा। भूटान के लिए याद रखना नहीं, अफगानिस्तान के लिए ड्यूरल लाइन। ठीक है, अफगानिस्तान के लिए ड्यूरल लाइन, अफगानिस्तान के लिए ड्यूरल लाइन। ठीक है, और लास्ट में देखो, म्यांमार के लिए याद रखो एक नेचुरल बाउंड्री है अर्कन योमा माउंटेन का, जिसमें जो सीरीज है माउंटेन का, उसमें अर्कन योमा माउंटेन किया जाता है, उसमें लुसाई माउंटेन किया जाता है, और उसमें पटकई बुम जो कि अरुणाचल प्रदेश में वो भी आ जाता है। ठीक है, तो म्यांमार के लिए क्या है? नेचुरल बाउंड्री है, वो याद कर लेना। एक बार आप देख लो, नोट कर लो। और इस तरीके से आज की जो क्लास है, आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने काफी डिटेल वे में पढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें हमने एक बार लास्ट में वाइंड अप करते हैं, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट पढ़ा, इंडिया का जो एरिया है, पॉपुलेशन है, इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का जो शेप है, उसको पढ़ने के बाद इंडिया के जितने भी बाउंड्रीज है, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो, चाहे वो वाटर बाउंड्री हो, चाहे वो ओवरऑल बाउंड्री हो, अलॉन्ग विथ नेबरिंग कंट्रीज, इसके अलावा ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट्स भी आपने देखे। और इस तरीके से आपके माइंड में एक रूपरेखा तैयार हो चुकी होगी कि कैसे हम इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर को एक बहुत ही डिटेल्ड और एक बहुत ही मतलब जो पर्याप्त हो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। और आपको कुछ नहीं करना है, इन फैक्ट्स को सिर्फ याद करना है और फिर आपको बार बार रिवीजन करना है, और इस तरीके से आपको क्लास अटेंड करनी होगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, जो अगला जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जिसमें हम जो अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, जो कि इमर्ज हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।